हेलो एंड वेलकम। आज हम करेंगे हरियाणा जीके और इंडियन जीके। ये हमारे पास क्लास 1 होगी, मतलब फर्स्ट क्लास है ये हमारे पास। इसके बाद जो आपकी फर्दर क्लासेस होंगी वो भी हम जो है उसमें पूरा हरियाणा जीके और प्लस जो एडिशनल हमारे पास इंडियन जीके है जो हरियाणा से रिलेटेड है वो कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, The kingdom of Ballabgarh was annexed by British after the Indian Rebellion of 1857. Who was its last ruler? ये क्वेश्चन हमारे पास CET 2025 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि हमारे पास जो किंगडम था बल्लभगढ़ का वो अनेक्स किया गया था, मतलब अधीन लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा जब इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ 1857 के एक्ट के बाद। तो यहाँ का जो लास्ट रूलर था वो कौन था? तो इसमें आ गया हमारे पास ऑप्शंस में अजीत सिंह, गोपाल सिंह, नाहर सिंह, बलराम सिंह। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ नाहर सिंह। तो नाहर सिंह जो थे वो बल्लभगढ़ के लास्ट रूलर थे जब ब्रिटिशर्स ने बल्लभगढ़ को अधीन किया था उससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ हरियाणा एज ए सेपरेट स्टेट? ये क्वेश्चन हमारे पास अगेन CET 2025 में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जिसकी मदद से जो हरियाणा है उसका क्रिएशन हुआ था एज ए सेपरेट स्टेट। इसमें हमारे पास ऑप्शंस है आर्टिकल 239, आर्टिकल 3, आर्टिकल 1, आर्टिकल 371। इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 जो है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है सेपरेशन ऑफ स्टेट की, या फिर किसके पास जो पावर्स हैं एक सेपरेट स्टेट करने की, बाउंड्रीज़ की, एरियाज़ जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने की। तो ये सब जो है हमारे पास आर्टिकल 3 में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अंडर द हरियाणा बजट 2025 to 26 हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अलॉटेड फॉर वुमेन्स वेलफेयर अंडर द लाडो लक्ष्मी योजना? कि जो हरियाणा का बजट है 2025 और 26 का कितनी अमाउंट एलोकेट की गई है विमेन वेलफेयर के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के अंडर? ये हमारे पास हरियाणा जीके का जो है रीसेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आप जो है ये ज़रूर करें। इसमें ऑप्शन ए है हमारे पास 5000 करोड़, बी है 4000 करोड़, सी है 3000 करोड़ और डी है हमारे पास 6000 करोड़। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 5000 करोड़ की। इसकी जो है एक्सप्लेनेशन भी आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास कि हरियाणा का जो बजट है 2025-26 का, इसमें 5000 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है विमेन वेलफेयर के लिए अंडर दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना। जो की डिटेल्स हैं स्कीम की वो है हमारे पास। इसमें जो है मंथली असिस्टेंस मिलेगा 2100 रुपये का, जो प्रोवाइड किया जाएगा एलिजिबल वुमेन को जिनकी उम्र जो है 23 साल से और अबव होगी। लॉन्च डेट जो है इसमें जो स्कीम है वो ऑफिशियली लॉन्च की गई है 25 सितंबर 2025 को। इसका पर्पस क्या है? ये इनिशिएटिव एम करता है प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और जो एम्पावरमेंट है वुमेन को अक्रॉस द स्टेट। तो स्टेट में जितनी भी वुमेन है उनको एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो है इस योजना को जो है लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा? अगेन ये क्वेश्चन हमारे पास CET 2025 का है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी वो बॉडी है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है हरियाणा स्टेट में। पहला है हमारे पास हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, सेकंड है स्टेट इलेक्शन कमीशन, थर्ड है स्टेट फाइनेंस कमीशन, फोर्थ है हमारे पास हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन। जो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास दैट इज़ हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें ए जो है हमारे पास दैट इज़ HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई है आर्टिकल 315 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई है आर्टिकल 243 एंड 243ZA जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का। सी आ गया इसमें हमारे पास स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई है आर्टिकल 243I एंड 243YD के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये तीनों जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इनके प्रॉपर आर्टिकल्स हैं जिनके अंडर इनको इस्टेब्लिश किया गया है।
हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो है ये इसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया है किसी भी आर्टिकल या प्रोविजन के द्वारा। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास पिंजौर गार्डन्स, जो कि यदविंदर गार्डन है हरियाणा में। वो एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल का। ये क्वेश्चन हमारे पास CET 2025 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंडो सरासनिक आर्किटेक्चर, सेकंड है हमारे पास राजपूत आर्किटेक्चर, थर्ड है हमारे पास ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर, फोर्थ है हमारे पास मुगल गार्डन आर्किटेक्चर। करेक्ट आंसर है हमारे पास मुगल गार्डन आर्किटेक्चर। इसको हम जो है मुगल गार्डन भी बोलते हैं, पिंजौर गार्डन को, और यदविंदर गार्डन भी बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बिल्ड किया गया था 17th सेंचुरी में बाय नवाब फिदई खान। जो गार्डन है वो फॉलो करता है जो क्लासिक मुगल डिज़ाइन है, जिसको चार बाग बोला जाता है। जो की फीचर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं। पहला आ गया हमारे पास टेरेस्ड लेआउट। जो गार्डन है वो अरेंज किया गया है ओवर 7 डिसेंडिंग टेरेसेस। तो 7 जो डिसेंडिंग टेरेसेस हैं उनके हिसाब से जो है ये गार्डन जो है बनाया गया है, अरेंज किया गया है। सेकेंड आ गया सेंट्रल वाटरवे। जो वाटर चैनल्स हैं या फिर जो न्यूमरस फाउंटेन हैं वो रन करते हैं थ्रू द मिडल ऑफ द गार्डन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे फाउंटेन्स हैं, जो वाटरफॉल्स हैं। फिर आ गया पवेलियंस। जो शीश महल, रंग महल और जो जय महल है वो बिल्ड किए गए हैं टेरेसेस पे। तो यहाँ पे प्रॉपर पवेलियंस दिए गए हैं आपको। फिर आ गया सिमेट्रिकल एंड वॉल्ड। जो इंटायर गार्डन है वो ज्योमेट्रिकली प्लान्ड है विद इन अ वॉल्ड इनक्लोजर। तो ये पूरा जो है बंद है हमारे पास, और ये ज्योमेट्रिकली जैसे आप देख सकते हैं ये जो है प्रॉपर ज्योमेट्रिक शेप में विद वाटरफॉल्स एंड ऑल ये जो है प्रॉपरली अरेंज किया गया है। और इस टाइप का जो हमारे पास डिज़ाइन होता था ये हमारे पास मुगल गार्डन्स का डिज़ाइन है, और इसी के बेसिस पे हमारे पास जो पिंजौर गार्डन है वो डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क्स या सेंचुरीज इन हरियाणा इज़ अ रामसर साइट। अगेन ये क्वेश्चन CET 2025 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि कौन से पार्क्स या सेंचुरीज जो है हरियाणा में वो एक रामसर साइट है। फर्स्ट है हमारे पास नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकेंड है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, थर्ड है अबू बशर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फोर्थ है हमारे पास कालेश्वर नेशनल पार्क। करेक्ट आंसर है हमारे पास सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है हमारे पास वो एक रामसर साइट है। रामसर साइट जो है हमारे पास वो वेटलैंड्स हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं नेशनल इम्पोर्टेंस के अंडर जो है रामसर कन्वेंशन, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी है। जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है हमारे पास गुरुग्राम में, जो ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया था रामसर साइट अगस्त 2021 में। तो आपका रिसेंट ही इसको जो है इंक्लूड किया गया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसको माना जाता है इसके रिच एवियन बायोडाइवर्सिटी के लिए, और इसके पर्टिकुलरली एज ए हैबिटेट फॉर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो माइग्रेट होकर बर्ड्स आती हैं उनके लिए ये जो है हैबिटेट का काम करता है। फिर आगे भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी जो है हमारे पास झज्जर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अलावा जो भिंडावास नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो अनदर रामसर साइट है और लार्जेस्ट वेटलैंड है स्टेट में। तो हमारे पास ये दो जो है रामसर साइट्स हैं। जो रिसेंट है हमारे पास वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज एम एट ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इकोनॉमी थ्रू विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, दैट इज SHGs। अगेन ये क्वेश्चन हमारे पास CET 2025 में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि जो नीचे दी गई हैं इनमें से कौन सी पॉलिसी एम करती है कि वो ट्रांसफॉर्म कर देगी जो रूरल इकोनॉमी है, जो हमारे पास देहाती इकोनॉमी है, विमेन लेड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है जिनको SHGs बोलते हैं, जिनको जो है विमेन लेड करेंगी उनकी मदद से। ए है हमारे पास PM गति शक्ति, B है हमारे पास E-श्राम, C है हमारे पास डे NRLM, D है हमारे पास PM कुसुम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास दैट इज C कि डे NRLM जो है हमारे पास, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसमें आ गया हमारे पास जो दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, दैट इज़ डे NRLM। इसकी जो है आप फुल फॉर्म भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये रिसेंट का क्वेश्चन है, और अगर आपको ऐसे नहीं पूछा गया है जिस फॉर्मेट में मैंने करवाया है तो आपको जो है फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ये फोकस करता है स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज करने में जो रूरल पुअर हाउस होल्ड्स हैं, एक प्रेफरेंस जो है वुमेन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में।
ये स्कीम एम करती है एलिवेट करने के लिए पॉवर्टी बाय प्रोवाइड करके SHGs वेरियस फॉर्म्स जो है सपोर्ट करने के, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, फॉर एग्जांपल रिवॉल्विंग फंड्स, बैंक लिंकेजेस विद इंटरेस्ट सबवर्जन, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, मार्केट लिंकेजेस, फॉस्टरिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो ये बेसिकली हमारे पास वेज दिए गए हैं जिनसे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्टेटमेंट 1, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच। स्टेटमेंट सेकेंड है हमारे पास, इट इज़ एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, सेकंड है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, थर्ड है हमारे पास बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, डी है हमारे पास स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो हो गया बी हमारे पास, दैट इज स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो जो प्राइम मेरिडियन है वो पास करता है थ्रू ग्रीनविच लेकिन वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे नहीं है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना बेस्ट एक्सप्लेन्स द अपीयरेंस ऑफ अ ब्लू स्काई। तो इनमें से हमें फॉलोइंग में से बताना है कौन सा फिनोमिना है जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है जो अपीयरेंस होता है ब्लू स्काई का। ए आ गया इसमें हमारे पास वेवलेंथ बेस्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बी आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ ओशियन कलर, सी आ गया अब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, डी आ गया कर्वेचर ऑफ द अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन, दैट इज़ वेवलेंथ बेस्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जो अपीयरेंस होती है हमारे पास जो ब्लू स्काई की वो होती है वेवलेंथ बेस्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो लाइट की स्कैटरिंग होती है वेवलेंथ बेस्ड। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इंडिया सक्सेसफुली होस्टेड विच मेजर इंटरनेशनल समिट इन 2024। तो इंडिया ने कौन सा जो मेजर इंटरनेशनल समिट है वो होस्ट किया है 2024 में। ए आ गया इसमें हमारे पास बिम्स्टेक बिजनेस समिट, बी आ गया SCO समिट, सी आ गया सार्क समिट, डी आ गया G20 समिट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ए, दैट इज़ बिम्स्टेक, BIMSTEC जो बिजनेस समिट है वो इंडिया ने होस्ट किया है 2024 में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स दैट ओरिजिनेटेड इन हरियाणा। तो इनमें से कौन सा जो पेयर है कैटल ब्रीड्स का जो ओरिजिनेट हुआ है हरियाणा में। पहला आ गया साइवाल काओ एंड बनी बफेलो, सेकंड आ गया गिर काओ एंड जफराबादी बफेलो, सी आ गया हरियाणा काओ एंड मुर्रा बफेलो, फिर आ गया थार पारकर काओ एंड महसाना बफेलो। जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है सी, दैट इज़ हरियाणा काओ एंड मुर्रा जो बफेलो है ये जो कैटल ब्रीड्स हैं जो ओरिजिनेट हुई हैं हरियाणा में। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें जो साइवाल काओ और जो बन्नी बफेलो है दैट इज़ ऑप्शन जो 1 है हमारे पास, ये ओरिजिनेट हुआ है पंजाब रीजन में, नाउ पाकिस्तान में और इंडिया में, जबकि जो बन्नी बफेलो है जो साइवाल कैटल है वो पंजाब में हुआ है और जो बन्नी बफेलोज़ हैं वो कच्छ रीजन जो है गुजरात का वहाँ से जो है ओरिजिनेट हुआ है। बी आ गया हमारे पास गिर काऊ और जो जफराबादी बफेलो हैं ये दोनों ही जो हैं हमारे पास ये ओरिजिनेट हुए हैं सौराष्ट्र रीजन जो है गुजरात का उसमें। फिर आ गया हमारे पास थार पारकर काऊ और जो महसाना बफेलो है, जो थार पारकर कैटल है वो ओरिजिनेट हुई है थार पारकर जो डेजर्ट है सिंध का अभी पाकिस्तान में है और ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान, और जो महसाना बफेलोज़ हैं ये ओरिजिनेट हुई हैं महसाना जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। तो बेसिकली ये पंजाब और गुजरात, एक हमारे पास राजस्थान भी है, बाकी ऑप्शंस उसमें ओरिजिनेट हुए हैं, और हरियाणा काओ और जो मुर्रा बफेलो है वो हरियाणा में ही ओरिजिनेट हुई है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट परसेंटेज ऑफ हरियाणाज जियोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स। नीचे हमें बताना है कि कितना जो परसेंटेज जो दिए गए हैं हरियाणा के जियोग्राफिकल एरिया के वो कवर किए जाते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के द्वारा, दैट इज़ नेशनल पार्क प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्लस कंजर्वेशन रिजर्व्स के द्वारा। ए आ गया 0.34%, बी आ गया 1.1%, सी आ गया हमारे पास 0.75%, डी आ गया हमारे पास 0.62%। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है सी, दैट इज़ 0.75% एरिया जो है हरियाणा के एरिया का वो कवर किया जाता है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंडर, दैट इज़ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कंजर्वेशन रिजर्व्स के द्वारा।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास अंडर हरियाणाज परिवार पहचान पत्र PPP सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसमें पूछा गया है कि जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र सिस्टम है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है उसको लेके। इसमें आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ ओनली हरियाणा रेजिडेंट्स गेट अ फैमिली ID, कि सिर्फ हरियाणा के रेजिडेंट्स को ही फैमिली ID मिलेगी। बी आ गया जो फैमिलीज आउटसाइड हरियाणा हैं उनको भी एक 9 डिजिट का ID मिलता है स्टार्टिंग विद लेटर T। थर्ड आ गया हमारे पास PPP मैंडेटरी है सारे रेजिडेंट्स के लिए। डी आ गया जो टेम्परेरी IDs हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हैं ओनली। इसमें आ गया हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है कि जो फैमिलीज आउटसाइड हरियाणा हैं उनको एक 9 डिजिट का ID मिलता है जिसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा T हमारे पास। तो पहले T है हमारे पास, उसके बाद जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं 9 डिजिट के। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो डिक्लाइन है पॉपुलेशन में ऑफ विच बर्ड स्पीशीज़ इन हरियाणा, कि कौन सी जो बर्ड की स्पीशीज़ है हरियाणा में उसमें डिक्लाइन हुआ है पॉपुलेशन में और इंडिया के अक्रॉस भी हुआ है। वो एक सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कंसर्न है। लार्जली एट्रीब्यूट किया जाता है कि जो यूज़ हुआ है डाइक्लोफेनिक का इन वेटरनरी मेडिसिन्स, तो जो वेटरनरी मेडिसिन्स हैं उसमें जो यूज़ हुआ है डाइक्लोफेनिक का उसकी वजह से जो किस बर्ड की पॉपुलेशन में जो डिक्लाइन हुआ है। ए आ गया हमारे पास क्रेन्स, बी आ गया पीकॉक, सी आ गया वल्चर्स, डी आ गया स्पैरोज हमारे पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी हमारे पास, दैट इज़ वल्चर्स। यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि क्यों जो डाइक्लोफेनिक है वो हार्मफुल है वल्चर्स के लिए। पहला आ गया किडनी फेलियर। वल्चर्स फीड करते हैं जो कार्कैसेस है लाइव स्टॉक का। अगर एक एनिमल को ट्रीट किया जाता है डाइक्लोफेनिक से शॉर्टली बिफोर उसके डेथ, तो जो ड्रग्स का जो रेसिड्यू है वो रिमेन रहता है उसके कैरकस में। तो बेसिकली जो डेड बॉडी है उसमें जो है उस जो मेडिसिन है उसके पार्टिकल्स रहते हैं। फिर आ गया लीथल इफेक्ट। एक टाइनी अमाउंट जो है ड्रग की वो लीथल है, डेंजरस है वल्चर्स के लिए, कॉज करती है फेटल किडनी फेलियर एंड विसरल गाउट विद इन फ्यू डेज ऑफ कंजप्शन। तो थोड़े ही कंजप्शन के बाद जो है उसको किडनी और गाउट इश्यूज जो है स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आ गया पॉपुलेशन क्रैश। ये लीड करता है कैटेस्ट्रॉफिक कोलैप्स जो है वल्चर पॉपुलेशन का, विद सम स्पीशीज जो एक्सपीरियंस कर रही हैं डिक्लाइन ऑफ मोर देन 97%। फॉलोइंग एक्सटेंसिव जो रिसर्च एंड एडवोकेसी, इंडिया ने बैन किया है वेटरनरी यूज़ जो है डाइक्लोफेनिक का इन 2006 हेल्प करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिमेनिंग वल्चर पॉपुलेशन है। तो बेसिकली हमारे पास ये एक्सप्लेनेशन है, इसमें इफ़ेक्ट बताया गया है कि ये जो ड्रग है इसका जो इफ़ेक्ट है वो कितना डेंजरस है वल्चर्स के लिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट आ गया इसमें हमारे पास द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन नॉर्थ इंडिया इज़ बीइंग बिल्ट इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, कि जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था नॉर्थ इंडिया का वो बिल्ट किया गया है हिसार डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा की। जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने रिमूव किया है जो एज लिमिट है मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए। थर्ड आ गया जो थर्ड एडिशन है सरस आजीविका मेला, वो हेल्ड किया गया था गुजरात में। तो इनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। ऑप्शन ए है सेकंड एंड थर्ड ओनली, बी है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट हैं, सी है कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, डी है कि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। इसमें आ गया हमारे पास जो आंसर है वो आई थिंक वो पूरा स्लाइड कॉपी नहीं हुआ है, लेकिन आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि हमारे पास जो सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है। तो इसमें आ गया हमारे पास ए ऑप्शन होगा। जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है नॉर्थ इंडिया का दैट इज़ द गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना दैट इज़ GHAVP, वो बिल्ड किया गया है गोरखपुर विलेज में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा की। ये लोकेटेड नहीं है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, हमारे पास इनकरेक्ट है। सेकंड जो है वो करेक्ट है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है एज लिमिट मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में।
ये स्कीम प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस फार्मर्स को और फार्म लेबरर्स को इन केस डेथ के केस में और डिसेबिलिटी के केस में ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हुए किसी की डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है तो यहाँ पे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको मिलेगी इस योजना के तहत। स्टेटमेंट 3 जो है वो भी करेक्ट है हमारे पास। जो थर्ड एडिशन है सरस आजीविका मेला वो हेल्ड किया गया था गुरुग्राम हरियाणा में। ये जो है फेयर ये शोकेस करता है प्रोडक्ट्स वेरियस स्टेट्स के और प्रमोट करता है रूरल आर्टिसंस को और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। तो बेसिकली सेकंड और थर्ड हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट आ गया इन 2022 हरियाणा रैंक्ड डैश अमंग इंडियन स्टेट्स इन द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो हमारे पास जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है उसमें हरियाणा की क्या रैंक थी 2022 में, 8th, 4th, 2nd या 5th? आंसर है हमारे पास 5th रैंक। तो जो टॉप 5 स्टेट्स कौन से थे EPI 2022 में, पहला है हमारे पास तमिलनाडु, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है कर्नाटका, फोर्थ है गुजरात और फिफ्थ है हमारे पास हरियाणा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कौन सा जो ऑथर है हरियाणा से उसने जीता है साहित्य अकेडमी अवार्ड अपने वर्क के लिए हरियाणवी लैंग्वेज में इन 1990s अपनी पोइट्री कलेक्शन के लिए जिसका टाइटल है बीरे द व्याह। तो इसमें ऑप्शंस आ गया हमारे पास जसबीर सिंह, सेकंड आ गया हमारे पास उदय भानुहंस, सी आ गया मेवा राम गौर, फोर्थ आ गया गोपी चंद नारंग। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास उदय भानुहंस। तो उदय भानुहंस जो है इन्होंने अपनी पोइट्री कलेक्शन जो है बीरे द व्याह के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था 1990 में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कौन सा जो है करंट नंबर है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का शेड्यूल कास्ट का हरियाणा विधानसभा में। तो हरियाणा विधानसभा में कितनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो रिजर्व्ड हैं एससीज के लिए। ऑप्शन ए है 20 हमारे पास, बी है 15, सी है 2, डी है हमारे पास 17। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है डी, दैट इज़ 17। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो थी 81, जिसमें से जो 15 सीट्स थी वो ओरिजिनली रिजर्व थी एससीज के लिए। जो फॉलो हुआ जो डिलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर, तो इसमें जो नंबर है वो एडजस्ट किया गया। जो लिस्ट है विधानसभा सीट्स की 2024 में फ्रॉम द जो सीईओ है ऑफ हरियाणा का, उन्होंने कंफर्म किया है कि जो करंट रिजर्वेशंस हैं वो हैं 17 सीट्स एससीज के लिए। तो 2024 में हमारे पास जो रीशफलिंग हुई है उसमें जो है एससीज की सीट्स चेंज होके 15 से चेंज होके 17 हो गई हैं। थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिए क्योंकि ये रीसेंट हमारे पास अमेंडमेंट है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो सूर्य ग्रहण मेला है सोलर एक्लिप्स फेयर, वो एक यूनिक और सिग्निफिकेंट इवेंट है। स्पेसिफिकली हेल्ड किया जाता है कौन से पिलग्रिमेज साइट में हरियाणा की जहाँ पे जो है सोलर एक्लिप्स होता है। ए आ गया हमारे पास ज्योतिसर कुरुक्षेत्र, बी आ गया शेख चिली का जो मकबरा है दैट इज़ शेख चिलीज टॉम कुरुक्षेत्र, सी आ गया हमारे पास भीष्म कुंड कुरुक्षेत्र, डी आ गया ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। इसमें आ गया ऑप्शन डी हमारे पास जो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र है वहाँ पे जो है सूर्य ग्रहण मेला जो है वो हेल्ड किया जाता है। ये जो इवेंट है ये एक सिग्निफिकेंट रिलीजियस गैदरिंग है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स जो हैं वो कवरेज करते हैं एक होली डिप लेने के लिए सेक्रेड टैंक में, जो तालाब है वहाँ पे डुबकी लगाने के लिए। ये बिलीव किया जाता है कि जो बेदिंग करके या फिर जो नहा के उस ब्रह्म सरोवर में सोलर एक्लिप्स के दौरान ये प्योरीफाई करता है एक पर्सन को उसके पाप से और लाता है जो स्पिरिचुअल मेरिट है। ब्रह्म सरोवर जो है वो एक प्रोमिनेंट पिलग्रिमेज साइट है कुरुक्षेत्र में जो जानी जाती है उसके लार्ज बेदिंग घाट्स के लिए, जो अकोमोडेट करता है लार्ज क्राउड्स को ड्यूरिंग सच ऑस्पिशियस ओकेजन्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाने से जब हमारे पास सूर्य ग्रहण होता है ये माना जाता है कि एक इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और उसको जो है स्पिरिचुअल जो बेनिफिट्स हैं वो होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग रीसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स इन हरियाणा। तो रीसेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है हरियाणा में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उसको लेके करेक्ट है। पहला आ गया राखीगढ़ी इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ पैलियो कैनाल ऑफ दृषदवती।
बी आ गया हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट, वो पास हुआ था 2016 में। सी आ गया नेशनल हाईवे 152D कनेक्ट करता है अंबाला और नारनौल को। फोर्थ आ गया ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पास होता है थ्रू जो सिटी है हिसार की। इसमें आ गया सी हमारे पास कि जो नेशनल हाईवे 152D है वो कनेक्ट करता है अंबाला और हरियाणा को। ये जो है रीसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है हरियाणा में। तो जो नेशनल हाईवे 152D है हमारे पास, जिसको बोला जाता है ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे, ये एक 227 किलोमीटर्स लॉन्ग और 6 लेन वाइड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जो कनेक्ट करता है अंबाला और नारनौल को हरियाणा में। ये जो पार्ट है अंबाला कोटपुतली का, ये पार्ट है अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कौन सा टेम्पल जो है थानेसर में वो सर्व करता है एक प्रोमिनेंट रिलीजियस साइट ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो किंग थे हमारे पास, उसकी जो रूल था, उसका जो शासन था, उसके दौरान इनमें से कौन सा टेम्पल था वो एक प्रोमिनेंट रिलीजियस साइट था। ए आ गया अमीन भद्रकाली टेम्पल। सेकंड आ गया हमारे पास थनेश्वर महादेव टेम्पल। सी आ गया विश्वामित्र का टीला टेम्पल। फोर्थ आ गया पशुपतिनाथ टेम्पल। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है स्थनेश्वर महादेव टेम्पल। जो स्थनेश्वर महादेव टेम्पल है वो सर्व करता है एक प्रोमिनेंट रिलीजियस साइट किंग हर्षवर्धन के रूल के दौरान। थानेसर जो है हिस्टोरिकली उसको बोला जाता है स्थानवेश्वरा, जो कैपिटल थी हमारे पास पुष्यभूति डायनेस्टी की, जिसमें जो हर्षवर्धन थे वो बिलोंग करते थे। यहाँ पे नीचे जो है फॉलोइंग बताया गया है कि स्थानेश्वर महादेव टेम्पल का क्या सिग्निफिकेंट है। पहला माना जाता है कि ये अबोर्ड है हमारे पास लॉर्ड शिवा का। ये टेम्पल एक एंशियंट श्राइन है जो डेडिकेट किया जाता है लॉर्ड शिवा को। फिर आ गया वर्धना डायनेस्टी। ये जो है एक फैमिली टेम्पल है वर्धना डायनेस्टी का, हाईलाइट करता है उसकी इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग हर्षवर्धन के रूल के दौरान। फिर आ गया एंशियंट ओरिजिन्स। इसका जो ओरिजिन है वो हर्षवर्धन के रूल के दौरान हुआ है और ये कंटिन्यू करता है कि ये मेजर रिलीजियस सेंटर इस टाइम पे। फिर आ गया हमारे पास हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। उसकी जो कैपिटल है थानेसर एक हब था रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज़ का, और ये जो टेम्पल था ये उसका जो है हार्ट था। तो एज अ कैपिटल जो थी ये जो है हार्ट था टेम्पल उसका, और बाकी भी उसमें बहुत ही रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें फर्स्ट आ गया हमारे पास हरियाणा कवर करता है 2.34% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का। सेकेंड आ गया गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया है जो शूटिंग है फीमेल जो नीलगाइज हैं उनका। फिर आ गया लैंटना जो कैमरा पोज था वो एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है हरियाणा फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए। तो इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। ए आ गया थर्ड ओनली, बी आ गया सेकंड थर्ड ओनली, सी आ गया फर्स्ट थर्ड ओनली, डी आ गया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो इसमें आ गया हमारे पास ए। तो सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट दैट इज़ जो लैंटना जो कैमरा पोज है वो एक सिग्निफिकेंट जो थ्रेट है हरियाणा फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन है हमारे पास स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। हरियाणा कवर करता है 1.34% जो है जोग्राफिकल एरिया जो है उसका। सेकंड्स जो है वो भी इनकरेक्ट है। हरियाणा जो गवर्नमेंट है ने उसको अलाउ किया है कलिंग और शूटिंग जो है नीलगाइज का प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉप्स को, लेकिन कोई ब्लैंकेट लीगलाइजेशन नहीं हुआ है स्पेसिफिकली फीमेल नीलगाइज को शूट करने का। जो हमारे पास स्टेटमेंट 3 है वो करेक्ट है कि जो लैंटना जो कमरा है वो एक इंडीड एक सिग्निफिकेंट इन्वेजिव स्पीशीज़ है जो पोज करती है एक थ्रेट हरियाणा के जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड देयर लोकेशंस इज इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सामने उनकी लोकेशंस हैं वो इनकरेक्ट है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। फर्स्ट आ गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफेलोज दैट इज CIRB हिसार में। सेकेंड आ गया हमारे पास नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल में। सी आ गया हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM रोहतक में। डी आ गया हमारे पास इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI पंचकुला में। दैट इज़ डी हमारे पास। जो हमारे पास इंडियन आर्किटेक्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो पंचकुला में नहीं है, बाकी हमारे पास CIRB हिसार में है, NDRI करनाल में है, और IIM तो मोस्टली लोग को पता होता है वो रोहतक में है।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इनमें से जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं अबाउट मुख्यमंत्री भगवानी बीमा योजना MBBY हरियाणा में, वो करेक्ट है। फर्स्ट आ गया, ये स्कीम कवर करती है 46 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। सेकेंड आ गया, प्रीमियम जो है वो है 750 रुपीज़ पर एकड़ वेजिटेबल्स और स्पाइसेस के लिए। थर्ड आ गया हमारे पास, मैक्सिमम कॉम्पनसेशन है वो है 15,000 पर एकड़ फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। इसमें ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड आ गया इसमें हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। फिर आ गया हमारे पास सेकंड एंड थर्ड ओनली। डी आ गया फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है सेकंड, कि जो स्कीम है वो कवर करती है 46 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। सेकंड आ गया, प्रीमियम जो है वो वो है 750 पर एकड़ वेजिटेबल्स और स्पाइसेस के लिए। इसमें स्कीम कवरेज आ गया, आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। ये है मुख्यमंत्री भागवानी बीमा योजना, ये हरियाणा में कवर करती है 46 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। प्रीमियम रेट में आ गया, प्रीमियम है जो वेजिटेबल स्पाइसेस के लिए, वो है स्कीम ₹170 पर एकड़। अदर ऑप्शन जो है वो, जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट क्यों है? जो मैक्सिमम कॉम्पनसेशन है 15,000 पर एकड़ वेजिटेबल स्पाइसेस के लिए, जो मैक्सिमम कॉम्पनसेशन है वो है हमारे पास 30,000 पर एकड़, नॉट 15,000 पर एकड़। ये जो है 15,000 पर एकड़, ये लॉस है बिटवीन 26 एंड 50%। नेक्स्ट आगे, जो ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डैश फंडामेंटल राइट्स थे और प्रेजेंटली हमारे पास डैश फंडामेंटल राइट्स हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 7-8, सेकेंड है 8-7, सी है हमारे पास 6-7, डी है हमारे पास 7-6। इसमें आ गया हमारे पास डी ऑप्शन 7-6। अगर आपको फर्स्ट वाले का भी आइडिया नहीं है तो आप सेकंड में जो है बता सकते हैं कि करंटली हमारे पास जो है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसके एलिमिनेशन मेथड से भी आपका जो है ऑप्शन निकल जाएगा। एक्सप्लेनेशन में आ गया हमारे पास कि जो ओरिजिनल राइट्स हैं, जो 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनली इंक्लूड करता था 7 फंडामेंटल राइट्स को, जो इंक्लूड करता था राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। अबॉलिशन कब हुआ राइट टू प्रॉपर्टी का? जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो रिमूव की गई फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में, और ये एक लीगल राइट बन गया अंडर आर्टिकल 300A। नेक्स्ट आ गया हमारे पास करंट राइट्स। एज अ रिजल्ट अब भी जो है हमारे पास वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंक्लूड करते हैं राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो बेसिकली यहाँ पे अबॉलिशन बताया गया है राइट टू प्रॉपर्टी का, और यहाँ पे मर्ज हुआ है राइट टू इक्वालिटी का, और हमारे पास जो है पहले 7 थे, अब हमारे पास 6 राइट्स हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स इज इनकरेक्ट। तो इसमें हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके हेडक्वार्टर्स हैं, और हमें बताना है कौन सा जो है इसमें इनकरेक्ट है। फर्स्ट आ गया इसमें हमारे पास IAEA, ये जो है हमारे पास हेग नीदरलैंड्स में। फिर आ गया FAO, दैट इज़ रोम इटली में। सी आ गया UN, न्यूयॉर्क USA में। फिर आ गया यूनेस्को हमारे पास पेरिस फ्रांस में। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है A, IEAA हेग जो है नीदरलैंड्स में, इसका हेडक्वार्टर नहीं है। जो हमारे पास IAEA है, दैट इज़ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो हेडक्वार्टर्ड है वीना में, ऑस्ट्रिया में, नॉट द हेग नीदरलैंड्स में। जो पर्पस है IAEA का, जो IAEA जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोट करना जो पीसफुल यूज़ है न्यूक्लियर एनर्जी का, और प्रिवेंट करना जो है मिलिट्री पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, कौन सी जो फॉलोइंग सिटीज़ हैं उनको अवार्ड किया गया है 2024 का ग्रीन कैपिटल ऑफ एशिया टाइटल। ए है हमारे पास सियोल, बी है सिंगापुर, सी है टोक्यो, डी है हमारे पास दिल्ली। करेक्ट आंसर है हमारे पास सियोल। जो सियोल है हमारे पास, उसको ग्रीन कैपिटल ऑफ एशिया का जो है अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, कौन सी जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में वो करेक्ट है। फर्स्ट आ गया हमारे पास, इसके 12 स्टेशंस होंगे इंक्लूडिंग सूरत, वडोदरा और साबरमती। बी आ गया, ये इंक्लूड करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट अंडर सी रेल टनल। थर्ड आ गया इसमें हमारे पास, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये रिड्यूस करेगा जो ट्रैवल टाइम है बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद टू अंडर 3 आवर्स, की 3 घंटे से भी जो कम है वो टाइम जो है ट्रैवल कम कर देगा। ये एग्जीक्यूट किया गया है फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस जो है जापान से, वहाँ से।
ए ऑप्शन आ गया फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, बी आ गया चारों की चारों करेक्ट हैं, सी आ गया सेकंड थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट हैं, डी आ गया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हैं। जो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास वो बी होगा, दैट इज़ इसमें जो चारों हैं वो करेक्ट होंगे हमारे पास कि 12 स्टेशंस होंगे, कंस्ट्रक्ट किया गया है पहला अंडर सी रेल टनल, रिड्यूस करेगा टाइम मुंबई अहमदाबाद का, और जापान की जो हमारे पास टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस से जो है इसको हेल्प से एग्जीक्यूट किया गया है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास, इफ़ अ कंट्रीज जिनी कोएफिशिएंट इंक्रीजेज आफ्टर ग्लोबलाइजेशन व्हाट डज इट इंडिकेट, कि अगर किसी कंट्री का जिनी कोएफिशिएंट इंक्रीज हो जाता है ग्लोबलाइजेशन के बाद तो इसका क्या मतलब है। पहला आ गया कोई चेंज नहीं है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, सेकंड आ गया हायर इंटरनेशनल ट्रेड हुआ है, सी आ गया इनकम इन इक्वालिटी हैज़ वर्सन वर्स हो गई है, डी आ गया पॉवर्टी लेवल जो है वो डिक्रीज हो गए हैं यूनिफॉर्मली। इसमें आ गया सी हमारे पास कि जो इनकम है वो इनकम इन इक्वालिटी जो है वो वर्स हो गई है और भी ख़राब हो गई है। इसके एक्सप्लेनेशन में आ गया हमारे पास कि एक हायर जिनी कोएफिशिएंट सिग्निफाई करता है ग्रेट इनकम इनइक्वालिटी, मीनिंग कि जो गैप है बिटवीन जो इनकम है रिच की और पुअर की वो ज़्यादा हो गई है। सेकंड आ गया जो स्केल है जिनी कोएफिशिएंट का वो रेंज करता है 0 से 1, जहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इक्वालिटी और जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम इनइक्वालिटी। जो इफ़ेक्ट है ग्लोबलाइजेशन के इनकम इनइक्वालिटी पे वो कॉम्प्लेक्स हैं और विद कुछ आर्ग्यूमेंट्स रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी के लिए, और जो अदर हैं वो इंक्रीज्ड जो इनइक्वालिटी के लिए। एक इंक्रीज जो है जिनी कोएफिशिएंट ग्लोबलाइजेशन के बाद वो सजेस्ट करता है कि जो बेनिफिट्स थे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे, जो लीड करते हैं ग्रेटर इनकम डिस्पैरिटी को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कौन से एक्ट में जो ट्रस्ट डीड है पीएम केयर्स फंड का वो रजिस्टर किया गया था। ए आ गया कंपनीज एक्ट 2013, बी आ गया इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, सी आ गया सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, डी आ गया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो इसमें हमारे पास इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो जो ट्रस्ट डीड है पीएम केयर्स फंड की वो रजिस्टर की गई थी अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, क्योंकि जो पीएम केयर्स फंड है वो सेटअप किया गया था एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। जो जो केयर्स फंड ट्रस्ट डीड है वो रजिस्टर की गई थी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर। ये एक प्रोसीजर लॉ है डॉक्यूमेंट करने के लिए वेरियस डीड्स को, इंक्लूडिंग जो ट्रस्ट डीड है। जो फंडामेंटल लीगल फ्रेमवर्क जो गवर्न करता है ट्रस्ट को इंडिया में वो है हमारे पास इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो क्योंकि जो पीएम केयर्स फंड था वो एक चैरिटेबल एक्ट था, ट्रस्ट था, तो उसको इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंडर जो है रजिस्टर किया गया था। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास एज पर जो ऑफिशियल हरियाणा गवर्नमेंट पोर्टल है, कौन सा जो है इनमें से जो नीचे दिए गए हैं नहीं है वन ऑफ द 5 नेचुरल जियोग्राफिकल डिविजन्स हरियाणा का। तो कौन सा जो है नेचुरल जो 5 हमारे पास जियोग्राफिकल डिविजन्स है हरियाणा में उनमें से एक नहीं है। ए आ गया हमारे पास यमुना घग्गर प्लेन, बी आ गया अराइवली रेंज, सी आ गया बुंदेलखंड प्लेट्यू, डी आ गया शिवालिक हिल्स। तो इसमें आ गया सी हमारे पास जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है वो हमारे पास जियोग्राफिकल डिवीजन नेचुरल जियोग्राफिकल डिवीजन नहीं है हरियाणा का। बुंदेलखंड प्लेट्यू इज़ नॉट जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ हरियाणा। ये एक्चुअली लोकेटेड है जो रीजन है हमारे पास सेंट्रल इंडिया का जो कवर करता है पार्ट्स मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास चौधरी बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम। ये लोकेटेड है किस सिटी में हरियाणा की, फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम या लाहली। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास लाहली। तो जो चौधरी बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम है वो हमारे पास लाहली में जो है लोकेटेड है। चौधरी बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम वो लोकेटेड है लाहली में, जो एक विलेज है हमारे पास रोहतक डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा की। स्टेडियम सिचुएटेड है नियर जो स्टेट हाईवे 16 है। इसकी कैपेसिटी है 10,000 जो ऑडियंस है उसकी स्पेक्टेटर्स की, और ये जाना जाता है इसकी लाइवली पिच के लिए। ये बेनिफिट करता है एक हाई वाटर टेबल से एरिया में। ये गेन करता है प्रोमिनेंस जब सचिन तेंदुलकर ने प्ले किया था अपना जो लास्ट रणजी ट्रॉफी मैच है यहाँ पे अक्टूबर 2013 में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कौन सा जो फॉलोइंग इंडियन सिटीज़ है उसका एक ट्रॉपिकल वेट और ड्राई दैट इज़ सवाना क्लाइमेट है। ए आ गया शिमला, बी आ गया बेंगलुरु, सी आ गया शिलोंग, डी आ गया श्रीनगर। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी बेंगलुरु की। इनमें से जो बेंगलुरु है उसका एक ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट है।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास छाओ डांस जो है, जो मार्शल और ट्राइबल ओरिजिन है, ये प्राइमरीली किस इंडियन स्टेट का है? मणिपुर का, वेस्ट बंगाल का, असम का या फिर हरियाणा का? इसमें आ गया हमारे पास वेस्ट बंगाल। तो छाओ डांस है वो वेस्ट बंगाल का है और उसकी इमेज जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइप का ये जो है डांस होता है। नेक्स्ट आ गया कौन सा जो फैक्टर है वो नहीं यूज़ किया गया है क्लासिफाई करने में क्लाइमेट्स को इन द कोपन जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में? विंड, मॉइस्चर, टेम्परेचर, वेजिटेशन। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास विंड। तो जो कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम है प्राइमरीली यूज़ करता है टेम्परेचर को और प्रेसिपिटेशन को, दैट इज़ मॉइस्चर को, एज मेन फैक्टर क्लासिफाई करने के लिए क्लाइमेट्स। ये इम्प्लिसिटली कंसिडर करता है वेजिटेशन पैटर्न्स को, क्योंकि उसकी जो स्ट्रॉन्ग को रिलेशन है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के साथ। नेक्स्ट आ गया कौन सा आर्किटेक्चरल जो स्टाइल है सन टेम्पल जो है मोधरा में वो रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट आ गया इंडो इस्लामिक, फिर आ गया द्रविडियन, फिर आ गया मारू गुर्जरा, फिर आ गया कलिंगा हमारे पास। इसमें आ गया हमारे पास सी ऑप्शन मारू गुजरा, जो कि सन टेम्पल है हमारे पास मोधरा में, वो ये जो मारू गुजरा आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको रिप्रेजेंट करता है। आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है सन टेम्पल है। नेक्स्ट आ गया क्या रिवाइज्ड ऑनरियम है फॉर द युवा लेखक सम्मान पुरस्कार जो दिया गया है हरियाणा साहित्य अकेडमी के लिए, तो कितने पैसे मिलते हैं? इसमें आ गया 75,000, 1 लाख, 25,000, 50,000। इसमें आ गया 1 लाख। तो 2021 में हरियाणा साहित्य अकेडमी ने अंडर जो डायरेक्शन है चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर अनाउंस किया था जो प्राइज़ मनी है अपने अवार्ड के लिए, जो डबल कर दिया गया था 50,000 से जो है 1 लाख। तो क्योंकि 2021 में हुआ है तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कौन से जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है रिगार्डिंग जो हिस्ट्री है पेंटिंग की हरियाणा में? इसमें आ गया जो अर्लीस्ट आर्किटेक्चर एक्सप्रेशंस हैं हरियाणा के वो डिस्कवर किए गए थे सीसवाल साइट पे, फीचरिंग डिज़ाइंस जो पेंट किए गए थे अर्दन वेयर पे ब्लैक और वाइट में। फिर आ गया जो भद्रकाली टेम्पल है कुरुक्षेत्र में वो लैक करता है कोई भी फॉर्म जो है फ्रिकोइस का या फिर मुरल्स का। सी आ गया जो रंग महल है पिंजौर में वो डेकोरेट किया गया था वॉल पेंटिंग से जो क्रिएट किया गया था ब्रिटिश आर्टिस्ट के द्वारा कॉलोनियल टाइम में। फिर डी आ गया हमारे पास अस्थल बोहर जो पेंटिंग्स हैं वो नहीं मिली थी पंचकुला और पिंजौर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो ए होगा कि जो अर्लीस्ट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन थे हरियाणा में वो डिस्कवर किए गए थे सीसवाल साइट से, जो फीचर करते हैं डिज़ाइन जो पेंट किए थे जो अर्दन वेयर है हमारे पास, जो मिट्टी के बर्तन है हमारे पास ब्लैक और वाइट में। नेक्स्ट ये जो है आपके पास होमवर्क क्वेश्चन होगा क्योंकि ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आ गया हमारे पास कि जो टाउन है कैथल की हरियाणा में वो हिस्टोरिकली लिंक्ड है कौन सी फेमस फीमेल वॉरियर से? इसमें ए आ गया बेगम हज़रत महल, बी आ गया हमारे पास रज़िया सुल्तान, सी आ गया रानी लक्ष्मीबाई और डी आ गया हमारे पास रानी अवंतीबाई। तो आप जो है इसका आंसर हमें कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसमें जो है मोस्टली हमने फ़िल्टर किए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो अनइम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके पास जीके जो जनरल जो इंडियन हमारे पास जीके है, फिर आ गया आपके पास जो हरियाणा जीके है, प्लस जो हरियाणा के जो करंट अफेयर्स हैं इन तीनों को मर्ज करके ये वाला जो सेशन है वो हुआ है। सो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।